Okay, my dear students, so today we will start with the 8th session of Indian Contract Act question answer. और आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 के ऑनवर्ड्स करेंगे. अब यहाँ से बैक टू बैक क्वेश्चन से हम लोग पूरा करते जाएंगे. क्वेश्चन 20 नंबर 6 देखो क्या है यहाँ पर. सीमा वाज रनिंग अ बुटीक इन न्यू दिल्ली. सीमा एक बुटीक शॉप चलाती है न्यू दिल्ली में. शी वाज टू डिलीवर सम क्लोथ टू हर फ्रेंड किरण who was putting up an exhibition at मुंबई. उसकी एक फ्रेंड है किरण जो मुंबई में एक एग्जीबिशन लगाई है. who was putting up, उसको कुछ क्लोथ एग्जीबिशन पर्पस के लिए इसने डिलीवर करना था उसे. मतलब सीमा डिलीवर्ड द सीविंग मशीन एंड सम क्लोथ टू अ रेलवे कंपनी टू बी डिलीवर्ड एट प्लेस वेयर द एग्जीबिशन वाज टू बी हेल्ड. यहाँ पे देखो सीमा कौन है. सीमा कहाँ रहती है. ये रहती है, बात नहीं करो. सीमा वाज रनिंग अ बुटीक इन न्यू दिल्ली में रहती है. उसको क्लोथ डिलीवर करना था अपनी फ्रेंड किरण को जो मुंबई में एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने वाली है वहाँ पर. सीमा डिलीवर्ड द स्विंग मशीन एंड सम क्लोथ टू अ रेलवे कंपनी को उसने दे दिया कि ये जो स्विंग मशीन है और क्लोथ है इसको डिलीवर कर देना है मुंबई के एग्जीबिशन वाले प्लेस पे. मुंबई में जहाँ पर ये एग्जीबिशन लगेगा क्लोथ्स का वहाँ पर इसे डिलीवर करना है. सीमा एक्सपेक्टेड टू अर्न एन exceptional profit from the sales made at this exhibition. However, she did not bring this fact to the notice of the railway authorities. सीमा जो है, सीमा expected to earn an exceptional profit from the sale made at this exhibition. सीमा जो दिल्ली में रहती है, इस एग्जीबिशन में जो उसका क्लोथ्स जा रहा है, जो स्विंग मशीन जा रहा है, उसको सेल करके एग्जीबिशन के थ्रू वह बहुत ज़्यादा ह्यूज एक्सेप्शनल प्रॉफिट अर्न करने वाली है. मतलब आप बोल सकते हो एबनॉर्मल प्रॉफिट उसको होने वाला है. एग्जीबिशन में सेल होता है. एग्जीबिशन तो रेगुलर नहीं रहता है ना, कुछ टाइम के लिए रहता है. तो ऐसे समय में उसको वहाँ पर मार्जिन ज़्यादा लेकर के ये लोग अपने सेल करने वाले थे. अच्छा प्रॉफिट होने वाला था. लेकिन इस बात को उसने रेलवे अथॉरिटी को नोटिस में नहीं बताया है कि ये मेरा अर्जेंट कंसाइनमेंट है, अर्जेंट मेरा डिलीवरी दिया जाना चाहिए. The goods were delivered at the place after the conclusion of the exhibition. जब एग्जीबिशन खत्म हो गया तब रेलवे अथॉरिटी वाला ये सारा क्लोथ्स और स्विंग मशीन को डिलीवर किया. एग्जीबिशन चलते चलते डिलीवर नहीं किया, खत्म होने के बाद डिलीवर किया. The goods were delivered at the place after the conclusion of the exhibition. On account of such breach of contract by railway authority, can Sima recover the loss of profit from the railway authority? क्या सीमा रेलवे अथॉरिटी से उसको जो एक्सेप्शनल प्रॉफिट होने वाले थे उस एग्जीबिशन के सेल से वह प्रॉफिट का हिस्सा क्या वो रेलवे कंपनी से रिकवर कर पाएगी. ये क्वेश्चन है आपका. ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन से सारे केस बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं. देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो डैमेज का डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे. डैमेज मीन्स अ सम ऑफ मनी क्लेम्ड और अवार्डेड इन कॉम्पनसेशन फॉर अ लॉस और एन इंजरी. अगर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज जो है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो है, उसमें एक पार्टी का दूसरे पार्टी के वजह से जो लॉस होता है, इंजरी होता है, उस लॉस और इंजरी के एवज में जो कॉम्पनसेशन दिया जाता है, अमाउंट जो प्रोवाइड किया जाता है, उसी अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डैमेजेस बोलते हैं. डैमेज मीन्स अ सम ऑफ मनी क्लेम्ड और अवार्डेड. जिस पार्टी का डैमेज हुआ रहता है वह क्या करता है, क्लेम करता है. जिस पार्टी का लॉस हुआ रहता है, इंजरी हुआ रहता है, वह क्लेम करता है. और जिस पार्टी ने ऐसा किया है वह क्या करता है, उसको प्रोवाइड करता है, देता है, अवार्ड करता है. सो डैमेज का मतलब क्या होता है ये पहले समझना है हमें. डैमेज मीन्स अ सम ऑफ मनी क्लेम्ड और अवार्डेड इन कॉम्पनसेशन फॉर अ लॉस और एन इंजरी. वेन एवर अ पार्टी कमिट्स अ ब्रीच, अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच करता है, ब्रीच करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करता है, द एग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम द कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस सो सफर्ड बाई हिम. ये बात मैं अभी अभी बोला हूँ. जो पार्टी लॉस सफ़र करता है वह एग्रीव्ड पार्टी अपने लॉस के रिगार्ड में एग्रीव्ड पार्टी क्या करता है, यह अमाउंट जो होता है कॉम्पनसेशन का क्लेम करता है ब्रीच करने वाले पार्टी से. यही है ना. जनरल डैमेज आर दोज विच अराइज नेचुरली इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम द ब्रीच इटसेल्फ. जनरल डैमेज क्या है. जनरल डैमेजेज आर दोज विच अराइज नेचुरली इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स. जो नेचुरली अराइज होता है इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द थिंग्स फॉर द ब्रीच इटसेल्फ, अपने आप ब्रीच होने से.
अपने आप ब्रीच होने से, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल डैमेजेज। जनरल डैमेज आर दोज विच अराइज नेचुरली, जो अपने आप नेचुरली अराइज हो रहा है इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स। मतलब हम यूजुअली ही काम कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली हर समय हम पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ा रहे हैं, उसको बोलते हैं यूजुअल वर्क। यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स में अगर ब्रीच हो जाता है, जैसे रेलवे का काम क्या है, किसी भी पार्टी का कंसाइनमेंट लेना और कंसाइनमेंट को लेकर के उसको डिलीवर करना, कंसाइनमेंट लेना डिलीवर करना, उसका ये यूजुअल कोर्स ऑफ एक्शन है रेलवे का। लेकिन रेलवे को इस बारे में पहले से जानकारी नहीं दिया गया था कि ये हमारे स्पेशल कंसाइनमेंट है, तो रेलवे को इस बारे में नॉलेज ही नहीं था। रेलवे अपने यूजुअल कोर्स ऑफ एक्शन में वर्क कर रहा था। अब उसमें अगर वह कंसाइनमेंट डिले से पहुंचा तो इसमें किस तरह का इसको डैमेज कंसिडर किया जाएगा? जनरल डैमेज। जनरल डैमेज का मतलब क्या होता है? जनरल डैमेजेज आर दोज विच अराइज नेचुरली इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम द ब्रीच इटसेल्फ। देयरफॉर व्हेन ब्रीच इज कमिटेड बाय अ पार्टी, अगर ब्रीच एक पार्टी से कमिटेड किया जाता है, द डिफेंडेंट शैल बी हेल्ड लायबल फॉर ऑल सच लॉस दैट नेचुरली अराइज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। डिफेंडेंट किसको बोलते हैं? डिफेंडेंट किसको बोलते हैं? डिफेंडेंट कौन पार्टी होता है? ब्रीच करने वाला पार्टी डिफेंडेंट होता है, क्योंकि उसी के ऊपर तो केस फाइल होगा। सो व्हेन ब्रीच इज कमिटेड बाय अ पार्टी, जब कोई पार्टी ब्रीच करता है यूजुअल कोर्स में, then the defendant shall be held liable for all such losses that naturally arise in the usual course of business. Such damage are called ordinary damage, और ऐसे डैमेज को हम लोग जनरल डैमेज या ऑर्डिनरी डैमेज बोलते हैं। जनरल डैमेज का मतलब ही ऑर्डिनरी डैमेज होता है। आप यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर सकते थे। हाउएवर स्पेशल डैमेज क्या होता है? स्पेशल डैमेज आर दोज विच अराइज इन अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। स्पेशल डैमेजेस क्या होता है? जो अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में अराइज होता है। दोनों का मतलब हमें देखो, पहले हमें क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, हम लोग उस क्वेश्चंस के बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं। रेलवे कंपनी के बारे में सीमा, किरण, क्या क्या नाम था सब इन बच्चे लोगों का, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं पहले प्रोविजन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एग्जाम्स में इस बात को एकदम गांठ बांध लो कि हमें प्रोविजन के ऊपर पहले काम करना है। सो अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में अराइज होता है अफेक्टिंग द एग्रीव्ड पार्टी, and such damages are recoverable only when the special circumstances were brought to the knowledge of defendant। ठीक है ना? to the knowledge of defendant। ये स्पेशल डैमेजेज अनयूजुअल कोर्स में अराइज होता है जो अग्रीव्ड पार्टी को अफेक्ट करता है। अग्रीव्ड पार्टी मतलब कौन सा पार्टी होता है? पीड़ित पार्टी। एंड सच डैमेजेज आर रिकवरेबल ओनली, ये डैमेजेज तभी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्या हुआ था, ये डिफेंडेंट के नॉलेज में लाया जाता है। डिफेंडेंट कौन होता है? जिस पार्टी के ऊपर एग्रीव्ड पार्टी ने कंप्लेन कर रखा है, उस पार्टी का नॉलेज में लाया जाता है, तभी जाकर के इसका डैमेजेस रिकवर हो सकता है स्पेशल डैमेज के केस में। इफ नो स्पेशल नोटिस इज गिवन, अगर कोई स्पेशल नोटिस नहीं दिया गया है, द एग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम ओनली क्लेम द ऑर्डिनरी डैमेजेज। अगर ये जो जाकर के सीमा बोल रही है रेलवे कंपनी को कि मेरा तो एक्सेप्शनल प्रॉफिट होने वाला था इस ट्रांजैक्शन में, तो एक्सेप्शनल प्रॉफिट मेरे को आप दीजिए। रेलवे कंपनी ने बोला कि देखिए आपने इसके बारे में हमें पहले से नोटिफाई नहीं किया था, अगर आपने नोटिफाई कर दिया होता कि हमारा इसमें एक्सेप्शनल प्रॉफिट का ये कंसाइनमेंट है, टाइम से पहुंच जाना चाहिए, तो हम लोग इसके लिए कोई और तरीके से इसको पहुंचा सकते थे, या फिर अगर नहीं पहुंचा सकते एग्जीबिशन में इतने कम समय में, तो हम पहले ही आपको बता देते। लेकिन रेलवे कंपनी को इसने इस बारे में कुछ बताया था क्या? क्वेश्चन बोल रहा है ना, नहीं बताया था। तो यहाँ पर रेलवे कंपनी ओनली एंड ओनली क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी डैमेजेस के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। रेलवे कंपनी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑर्डिनरी डैमेजेस के लिए ओनली रिस्पॉन्सिबल होगा। सो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है हमें? इफ नो स्पेशल नोटिस इज गिवन, अगर कोई भी स्पेशल नोटिस नहीं दिया गया है, द एग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम ओनली द ऑर्डिनरी डैमेजेस। अब हम अपने क्वेश्चंस के फैक्ट पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन का फैक्ट क्या है? इन द गिवन केस द गुड्स वेर डिलीवर्ड आफ्टर द एंड ऑफ द एग्जीबिशन। आप अगर ये वर्ड आपको नहीं याद है एग्जाम्स हॉल में, बहुत सिंपल वर्ड है वैसे, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जीबिशन, यानी एग्जीबिशन के एंड होने के बाद उसको डिलीवर किया गया। देयरफॉर सीमा कैन रिकवर ओनली द लॉस अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर ये गुड्स बेचा जाता,
एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में किसी एग्जीबिशन में, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट अराइज होते हैं उसी डैमेजेस के लिए रेलवे कंपनी सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि एक्सेप्शनल प्रॉफिट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑर्डिनरी डैमेज देने के लिए सिर्फ रेलवे कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगा। सो स्पेशल डैमेजेज आर अलाउड ओनली व्हेन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आर मेड अवेयर। अगर स्पेशल डैमेजेस तभी अलाउ किया जाता वेयर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस और स्पेशल नोटिस वेयर गिवन टू द रेलवे कंपनी बाय द सीमा। सो सिंस नो नोटिस अबाउट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वाज गिवन टू रेलवे अथॉरिटीज, रेलवे अथॉरिटीज को इसके बारे में कोई भी स्पेशल नोटिस नहीं दिया गया है, दैट्स वाई शी कुड नॉट रिकवर द लॉस ऑफ प्रॉफिट। वह लॉस ऑफ प्रॉफिट को ऐसे सर्कमस्टेंसेस में रिकवर नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं कर सकती है। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आपको पहले एग्जाम्स में आएगा, आपको सेक्शन नंबर मैंने बोला भी नहीं यहाँ पर, सेक्शन नंबर आपको याद हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है। आप पहले ऑर्डिनरी डैमेजेस का मतलब समझाओगे, फिर आप उसके बाद स्पेशल डैमेजेस का मतलब समझाओगे, तीसरा एक और पैराग्राफ स्टार्ट करोगे जिसमें ये आखिरी लाइन को आप लिखोगे, इफ़ नो स्पेशल नोटिस इज गिवन टू द गिवन देन द एग्रीड पार्टी कैन नॉट क्लेम द स्पेशल डैमेजेज, नहीं क्लेम कर सकता है। तो ऐसे करके और फिर जा करके अपना कंक्लूजन आपको लिखना है। समझ आ रहा है आप लोगों को ये वाला बात? अगले क्वेश्चंस पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये जो 27 नंबर क्वेश्चन है मुझे लग रहा है कि मैंने करा दिया है, ठीक है ना? मैंने ये पिछले क्लास में ही आपको कराया है, तो इससे आगे बढ़ते हैं छोड़ करके, है ना? 28 नंबर क्वेश्चन पे आप आ जाओ। ए स्टैंड्स श्योरिटी फॉर बी फॉर एनी अमाउंट विच सी मे लेंड टू बी। ए यहां पर कौन है? इसमें गारंटर है, श्योरिटी है। ए कौन है? गारंटर है। फॉर बी, बी का गारंटर है। फॉर एनी अमाउंट विच सी मे लेंड्स टू बी, जो अमाउंट सी बी को कर्ज के तौर पे देगा उसके लिए गारंटर कौन बन रहा है? यहां पर ए बन रहा है। lent to be from time to time during the next 3 months subject to a maximum of ₹50,000। बात क्या हुआ था इन लोगों का? इस कॉन्ट्रैक्ट में 3 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट इसको हम लोग बोलते हैं। 3 पार्टीज के कॉन्ट्रैक्ट में सी यहां पर कौन है? सी क्रेडिटर है, बी कौन है? प्रिंसिपल डेटर्स है, और ए कौन है? श्योरिटी यानी कि गारंटर है। और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि सी बी को मनी लेंड करेगा इन कमिंग 3 मंथ्स, आने वाले 3 महीने में, जो कि मैक्सिमम लिमिट 50,000 रुपया होगा। धीरे धीरे जब भी उसको ज़रूरत होगा उसके अकॉर्डिंग वो कर्ज देगा, लेकिन मैक्सिमम कितना दे सकता है? 50,000। 50,000 तक की गारंटी ले रखा है कौन? ए। लेकिन 1 महीने के बाद 1 मंथ लेटर ए रिवोक्स द गारंटी। ए कौन है? श्योरिटी है। ए कौन है? श्योरिटी है। श्योरिटी गारंटी को किसी भी टाइम पे रिवोक कर सकता है, किसी भी टाइम पे रिवोक कर सकता है। तो ये रिवोक कर सकता है, लेकिन नोटिस उसे देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा उसको। ए रिवोक्स द गारंटी व्हेन सी हैड लेंट टू बी ₹5,000। अब तक सी ने बी को कितना रुपया का लोन दे चुका था? 5,000 रुपीज का कर्ज दे चुका था। सी बी को, सी कौन है? क्रेडिटर है, बी कौन है? प्रिंसिपल डेटर है। तो क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर्स को अब तक 5,000 रुपीज का लोन दे चुका था। उसके बाद 1 महीने के बाद ए ने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया? रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिसाइड वेदर ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लाइबिलिटीज टू सी। क्या ए अगर 1 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा तो पूरे 50,000 का या जो भी लाइबिलिटीज था, क्या सभी लाइबिलिटीज से वह मुक्त हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि उसके नोटिस देने से पहले उसने तो गारंटी लिया ही था 50,000 रुपीज तक का, और यहां पर सी ने बी को 5,000 रुपया डिलीवर कर दिया है। नोटिस देने से पहले की ऐसी बात हुई है। फॉर और डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लाइबिलिटी टू सी फॉर एनी सब्सिक्वेंट लोन्स। What would be your answer in case B? In case B makes a default in paying back to C the money already borrowed ₹5,000। मतलब 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताने हैं बच्चों। देखो मैंने लाइन से बैक टू बैक सेक्शन 130, 131, फिर से देखो सेक्शन 130, 131 दिख रहा है, सेक्शन 133,
तो आपको बैक टू बैक मैंने एक ही सेक्शंस के ऊपर दो दो क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं यहाँ पर पास पास में, आप लोग इससे कर सकते हो, ठीक है। प्रोविजन क्या है हमारा? प्रोविजन है सेक्शन 130 एंड 131 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। द प्रॉब्लम as asked in question is based on the provision of Indian Contract Act 1872 as given in section 130 relating to the revocation of a continuing guarantee as to future transactions which can be done mainly in the following two ways। अभी इतना बात आपको ये सब सेक्शन नंबर याद नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। आप क्या बोल सकते हो कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर बेस्ड है as contained relating to the revocation of a continuing guarantee। क्या बोलोगे? This problem is based on the revocation of continuing guarantee। कंटिन्यूइंग गारंटी को, कंटिन्यूइंग गारंटी है ना, आने वाले 3 महीने में मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का अलग अलग अमाउंट वह कभी भी ले सकता, कभी 2,000, कभी 1,000, कभी 5,000, कभी 8,000, कभी भी ले सकता। तो इस कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोकेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शंस विच कैन बी डन मेनली इन द फॉलोइंग टू वे। जो कैसे किया जा सकता है, यानी कंटिन्यूइंग गारंटी की रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है, कंटिन्यूइंग गारंटी का रिवोकेशन कैसे हो सकता है? बाय नोटिस। अ कंटिन्यूइंग गारंटी मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द COT एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शंस बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। ये नोटिस कौन देगा? आप क्या लिखोगे एग्जाम्स में? मान लो आपको सेक्शन याद नहीं है, एक बार के लिए समझ में आ रहा है ना, याद हो ही नहीं रहा है, याद है भी तो एग्जाम्स हॉल में जाके भूल गए हो, सब कुछ खत्म जैसा लग रहा है, कुछ नहीं याद है उस दिन एग्जाम्स के दिन। तो आप सेक्शन नंबर के ऊपर प्रेशर मत डालो खुद के ऊपर। आप क्या लिखोगे? दिस क्वेश्चन या दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। किसके ऊपर बेस्ड है? रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। एंड कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड बाय द फॉलोइंग टू वेज। कंटिन्यूइंग गारंटी को दो तरीके से हम रिवोक कर सकते हैं। नंबर 1 में क्या लिखोगे? बाय नोटिस। यहाँ पे अ कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड बाय द COT एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शंस बाय गिविंग अ नोटिस टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को रिटर्न नोटिस दे करके इसको कैंसिल कर सकता है किसी भी टाइम पे। और दूसरा बाय द डेथ ऑफ COT। कंटिन्यूइंग गारंटी दिया और गारंटी देने के बाद अगले रात को COT इस दुनिया को छोड़ के चला गया, तो अब क्या होगा? इसकी भी तो मौत हो सकती है। गारंटर, ऐसा तो नहीं कि गारंटर बना रहेगा तो बोलेगा भगवान नहीं अभी तेरे तो गारंटर है, तेरा मौत नहीं लाएंगे, अभी मर सकता है ना। अगर ऐसा होता तो सब लोग किसी ना किसी को गारंटी देके बैठा होता इस दुनिया में, ठीक है। देखो, बाय द डेथ ऑफ COT ऑपरेट्स, द डेथ ऑफ COT ऑपरेट्स एज अ रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी। फिर से लाइन क्यों लिखा है? पहले ना आप ये पढ़ोगे, द डेथ ऑफ द COT ऑपरेट एज अ रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, यानी COT की डेथ कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कर देता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई स्पेशल कंडीशंस पहले से नहीं दिए गए हैं, जैसे मान लो गारंटर ये गारंटी में लिख के गया स्पेशल कंडीशंस कि अगर मेरी डेथ भी हो जाती है तो मेरा जो लीगल हियर है वह इस गारंटी को क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। तो फिर उसके डेथ से ये गारंटी खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिख के गया नोटिस में, बस वो खुद गारंटी लिया था और उसकी डेथ हो जाती है, तो कंटिन्यूइंग गारंटी क्या हो जाता है? रिवोक हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना? कंटिन्यूइंग गारंटी क्या हो जाता है? रिवोक हो जाता है। सो डेथ ऑफ द COT ऑपरेट एज अ रिवोकेशन ऑफ अ कंटिन्यूइंग गारंटी सो फार एज रिगार्ड फ्यूचर ट्रांजेक्शंस। फ्यूचर ट्रांजेक्शंस के सारे जो भी फ्यूचर में ट्रांजेक्शंस होंगे उन सब के लाइबिलिटीज क्या होते हैं? रिवोक हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। और नंबर 2 क्या बोला? द लाइबिलिटीज ऑफ द COT फॉर द प्रीवियस ट्रांजेक्शन हाउएवर रिमेन्स। लेकिन ये नोटिस देने से पहले या डेथ से पहले जो भी ट्रांजेक्शन्स हो गए हैं कंटिन्यूइंग गारंटी में, उस ट्रांजेक्शन्स के लिए COT रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ में आ रहा है ना? उस ट्रांजेक्शन्स के लिए COT क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। सो अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। दस अप्लाइंग टू द अबव प्रोविजन इन द गिवन केस, A is discharged from all the liabilities to C for any subsequent loan
सब्सिक्वेंट लोन मतलब अगर जिस दिन उसने नोटिस दिया, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, डिसाइड वेदर ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लाइबिलिटी टू सी फॉर एनी सब्सिक्वेंट लोन. यस, ए विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटीज टू सी फॉर एनी सब्सिक्वेंट लोन्स गिवन बाय सी टू बी आफ्टर द नोटिस. पूरा ओपन करके लिख दो. नोटिस के बाद जो भी उसको लोन देगा उसके लिए ये अपने लाइबिलिटी से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ये अपने लाइबिलिटी से मुक्त हो जाएगा. लेकिन सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अगर जो 5,000 रुपया ऑलरेडी दे चुका है, क्या ए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन्स कब किया गया है, ये नोटिस देने से पहले. प्रीवियस ट्रांजेक्शन्स हाउएवर रिमेन्स, प्रीवियस ट्रांजेक्शन्स अभी भी रहेगा. सो आंसर इन द सेकंड केस वुड डिफर. ए इज लायबल टू सी फॉर ₹5,000. ए इज लायबल टू सी फॉर रुपीज कितना, 5,000 ऑन डिफॉल्ट ऑफ बी सिंस द लोन वाज टेकन. अगर बी डिफॉल्ट कर गया, क्वेश्चन में भी पूछा था कि बी अगर डिफॉल्ट कर जाएगा तो क्या बी मेक्स डिफॉल्ट इन पेइंग बैक टू सी. बी अगर ये मनी सी को देने के लिए डिफॉल्ट कर जाएगा तो क्या इसके लिए ए लायबल होगा? जी, ए बिल्कुल लायबल होगा, क्योंकि ये नोटिस देने से पहले किया गया ट्रांजेक्शन है. कंटिन्यूइंग गारंटी में नोटिस देने से पहले किया गया ट्रांजेक्शन है. सो इसके लिए सीओटी जो होगा वो लायबल होगा. तो आपको लिखना होगा इसको, A is liable to C for ₹5,000 in case of the default of B since the loan was taken before the notice of revocation was given by C to B. C B को नोटिस देगा, उसके पहले ये घटना हुआ है, तो इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा. अगेन हमारा एक क्वेश्चन है बच्चे, देखो एक क्वेश्चन का ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस दो हैं, आंसर दोनों के क्या है, सेम. आंसर दोनों के क्या है, सेम है. देखो आप, मनोज गारंटीज फॉर रंजन अ रिटेल टेक्सटाइल मर्चेंट फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹1 lakh फॉर विच शर्मा द सप्लायर मे फ्रॉम टाइम टू टाइम सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस टू रंजन ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 months. वही तो क्वेश्चन है जो अभी अभी पढ़े हो, है ना. मनोज कौन है, मनोज यहाँ पर सीओटी है, और रंजन जो है ये रिटेल टेक्सटाइल जो है ये कौन है यहाँ पर, प्रिंसिपल डेटर्स है. एंड यहाँ पर शर्मा जो है ये 1 लाख रुपए का गुड्स उसको टाइम टू टाइम देगा. ये बेचारा रिटेल में कपड़े लाता है शर्मा के पास से, और ला करके रिटेल में, मतलब कपड़े लाता है कम क्वांटिटी और ला करके वो रिटेल में सेल्स करता है. कौन सेल करता है रिटेल में, रंजन. तो 1 लाख रुपए तक का वह गुड्स लेकर के आ सकता है शर्मा से. इसके लिए कंटिन्यूइंग गारंटी आने वाले 3 महीने में, इसके लिए कंटिन्यूइंग गारंटी किसने ले रखा था, मनोज ने. फिर क्या हुआ, आफ्टर 1 month मनोज रिवोक्स द गारंटी. वही क्वेश्चन है, खाली ऐसे ही पूछता है. पिछले बार वो क्वेश्चन आया था, अगली बार ही आएगा, एक क्वेश्चन और नीचे है, कोई भी वहां पर इसी तरह का बना के दे देगा. टाइम टू टाइम मतलब कंटिन्यूइंग गारंटी. सेक्शन आपको याद हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन पढ़ोगे तो सेक्शन 130 एंड 131 अप्लाई होगा. अगर ऐसे 4-5 क्वेश्चंस मिल गए और आपने लिख कर प्रैक्टिस कर लिया तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको सेक्शन नंबर तक भी याद रहेगा एग्जाम्स के पहले. ठीक है, यहाँ पर 1 महीने के बाद मनोज रिवोक्स द गारंटी व्हेन शर्मा हैड सप्लाइड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000. जब शर्मा ने इस टाइम तक, मनोज जब 1 महीने के बाद इस गारंटी को रिवोक किया, उस टाइम तक शर्मा ने सप्लाई ऑलरेडी 40,000 रुपये का क्रेडिट दे चुका था. समझ में आ रहा ना, शर्मा रंजन को ऑलरेडी कितने का क्रेडिट दे चुका था, 40,000 रुपीज का क्रेडिट सप्लाई कर चुका था. रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिसाइड वेदर मनोज इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल द लाइबिलिटीज टू शर्मा फॉर एनी सब्सिक्वेंट क्रेडिट सप्लाई. यस, क्या हो जाएगा, सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद के जो भी क्रेडिट सप्लाई होंगे फ्यूचर में, उसके लिए क्या हो जाएगा, मनोज डिस्चार्ज हो जाएगा. लेकिन बस ये यस नो में आंसर करके नहीं लिखना, ऊपर में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, प्रोविजंस लिखने हैं. और फिर क्या बोला है यहाँ पर, व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस रंजन मेक्स डिफॉल्ट इन पेइंग बैक शर्मा फॉर द गुड्स ऑलरेडी सप्लाइड ऑन क्रेडिट ₹40,000. यस, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, शर्मा रिस्पॉन्सिबल होगा. यहाँ पर भी देखो क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है क्या, ये पढ़ लो ना, ये सेम क्वेश्चन ही है ना. देखो इसका प्रोविजंस मैं बोल देता हूँ, बाकी तो आंसर तुम लोग कर लेगा. प्रोविजंस में भी मैं अभी बोल के आया हूँ.
This problem, the problem as asked in questions is based on the provision of Indian Contract Act 1872 as contained in section 130 relating to the revocation of continuing guarantee. Continuing guarantee से related है as to future transactions, which can be done mainly in the following two ways. By notice, a continuing guarantee कैसे cancel किया जा सकता है? A continuing guarantee may at any time be revoked by the COT as to future transactions. यहाँ पर कंटिन्यूइंग गारंटी में एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द सीओटी एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शंस बाय नोटिस टू द क्रेडिटर. ये नोटिस किसको भेजेगा? क्रेडिटर को भेजेगा. कितना बच्चा लो एग्जाम्स में जाके यही बोल जाता है, लो ये नोटिस के जगह पे नोटिस टू किसको लिख देता है? लो प्रिंसिपल डेटर्स. मान लो आपने सब सही लिखा इंग्लिश और जाकर के यहाँ पे क्रेडिटर के जगह पे आपने क्या लिख दिया? प्रिंसिपल डेटर्स. तो आप एक वर्ड के वजह से आपका पूरा मार्क्स कटेगा. आप ये मत सोचना कि बाय नोटिस लिख दिए हैं तो क्या पता नंबर दे दें, वहीं पे नंबर कटेगा. एक नंबर भी नहीं मिलेगा आपको, कोई दया नहीं दिखाया जाएगा आपके ऊपर, क्योंकि पूरा आपने इंसान को ही पलट दिया, पूरा प्रोविजन ही गेम कर दिया आपने. समझ में आ रहा है ना यहाँ पे. और दूसरा है बाय डेथ ऑफ सीओटी. द डेथ ऑफ द सीओटी ऑपरेट एज अ रिवोकेशन ऑफ अ कंटिन्यूइंग गारंटी. डेथ जैसे होगा वैसे ही ऑपरेट क्या हो जाएगा? यहाँ पर कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक कर जाएगा. डेथ होने के तुरंत बाद, सीओटी के डेथ के तुरंत बाद ही कंटिन्यूइंग गारंटी क्या हो जाता है? रिवोक हो जाता है. इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी. वो उसके बाद भी आप लिख सकते हो, या जैसे यहाँ पर कॉमा के बीच में लिखा हुआ है वैसे भी आप लिख सकते हो. सो फॉर एज रिगार्ड टू फ्यूचर ट्रांजेक्शंस. फ्यूचर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितने भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितने भी गारंटीज होंगे वह सभी उसी टाइम से रिवोक कर जाएंगे. उसके बाद तो सेम आंसर को रिपीट किया गया है. तो तुम लोग ये सब, अच्छा मैं ये जो तुम लोगों को लिखा के भेजता हूँ इसको जा कर के तुम लोग घर पे फिर प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? अब ऐसा नहीं कि मैंने स्टडी मैट दे दिया तो अब लिखना, अगर लिख रहे थे अभी तक तो लिखना भूल जाओगे कि अब लिख के क्या फ़ायदा. अब तो हमारे पास लिखा हुआ एकदम रेडीमेड आ चुका है. आप अगर लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो, और कल मैं राइटिंग के लिए बुला रहा हूँ 1 से 25 नंबर क्वेश्चन तक तुम लोगों को कल ही बुला रहा हूँ. ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे का असली कल पता चलेगा कि कौन कौन सच में पास होने का इरादा रखता है. वो लोग कल आएगा क्लास करने, तो कोई भी आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है. यहाँ पे देखो बच्चे, अब हम लोग आते हैं इस 30 वाले क्वेश्चंस के ऊपर. हमने दो क्वेश्चन यहाँ पर कर लिया एक ही सेक्शन में. 133 से रिलेटेड है, ये दिख रहा है यहाँ पर. मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड एज अ कैशियर on a monthly salary of rupees 2000 by ABC Bank for a period of 3 years. मिस्टर एक्स एम्प्लॉय किया गया था ABC बैंक के साथ, मतलब इन लोगों, ये दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, 2000 रुपये के सैलरी पे. वाई गेव सीओटी फॉर एक्स गुड कंडक्ट. और वाई ने ABC बैंक को, यहाँ पर एक्स कौन है? प्रिंसिपल डेटर्स है. क्रेडिटर कौन है? ABC बैंक. और गारंटर कौन है यहाँ पर? ये आपका, अच्छा ABC बैंक नहीं, मिस्टर एक्स एम्प्लॉय किया गया ना, तो मिस्टर एक्स के लिए वह क्या कर रखा है? गारंटी ले रखा है. मिस्टर एक्स के गुड कंडक्ट के लिए वह गारंटी लिया है. तो मिस्टर एक्स का गुड कंडक्ट है, ABC यहाँ पर क्रेडिटर का रोल में आ जाएगा, और वाई कौन हो जाएगा? सीओटी हो जाएगा. आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने के बाद, द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बैंक डिट्रियोरेट्स. बैंक का थोड़ा फाइनेंशियल पोजिशन खराब हो गया. Then X agrees to accept a lower salaries of rupees 1500 per month from the bank. X क्या किया? बोला कि ठीक है, आप मुझे 2000 का सैलरी नहीं दे रहे, मेरे को 1500 रुपये अभी देंगे तो मैं काम करने को तैयार हूँ. ठीक है, ऐसा हो जाता है. 2 months later it was found that, 2 महीने के बाद जब इन लोगों का ये सैलरी वाला जो एग्रीमेंट था ये रिड्यूस हो गया, तो इसके 2 महीने के बाद फाउंड दैट एक्स हैज मिसअप्रोप्रिएटेड कैश सिंस द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट. उसके बाद ये पता चला कि यह अपने अपॉइंटमेंट के टाइम से ही कैश की क्या कर रहा है? कैशियर गड़बड़ी कर रहा है, कैश का चोरी कर रहा है. व्हाट इज द लाइबिलिटीज ऑफ वाई. वाई का यहाँ पर क्या लाइबिलिटी होगा? ये क्वेश्चन जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं ना, केस बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्जाम्स में, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बच्चे लोग ऐसा नहीं कि आंसर कर नहीं सकते, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद उनको पता चल जाता तुरंत. वो कहीं पर भी पढ़ रखे हो ना, वो तुरंत अपने टीचर का बोला हुआ कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन लिख के कैसे देना वहीं पर फंस जाते हैं.
और लिख के कैसे देना, इसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, लिखना होगा आपको, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लिखो। लॉ में नंबर आपके बढ़ेंगे, मतलब आप जितना एक्सपेक्ट करते हो उससे ज़्यादा। एक बार लिख के प्रैक्टिस करके देखो पूरा, आपको भी पता चले कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है लिखते लिखते, इतना ज़्यादा मैं लॉ लिख चुकी हूँ। कुछ क्वेश्चन तो एग्जैक्ट सही लिख के आओगे ही आओगे, ऐसा तो नहीं कि सारे गलती हो जाएंगे। फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कुछ रहते ही हैं एग्जाम्स में। तो आपका जो गाड़ी रुक जा रहा है बच्चों का, वो नहीं रुकेगा। लॉ पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बैक कर जा रहे हैं। अभी रिजल्ट आया, जो 85% बच्चे नहीं पास किए, 85% पूरे देश भर में 85% बच्चों लोगों का गड़बड़ी आइदर मैथ्स में हुआ है, क्योंकि इस बार मैथ्स का पेपर थोड़ा टफ था, और या तो फिर उनका गया है तो लॉ में गया है। यही दो पेपर में जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में तो सबका आ ही जाता है नंबर, और अकाउंट्स तो खैर बचपन से कर ही रहे हो चैप्टर्स। तो रुकने का जगह यही है, इसको ठीक करना है। देखो यहाँ पर सेक्शन 133 हमें क्या बोलता है, अ पर्सन हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनदर्स परफॉर्मेंस ऑफ एन अंडरटेकिंग इज नोन एज सीओटी। यहाँ पर पहले समझाया है ना कि यहाँ पे तो लोन वन कुछ दिया नहीं गया है ना, यहाँ पर आपके गुड परफॉर्मेंस की मैं गारंटी ले रहा हूँ। किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एम्प्लॉयर को मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि सृष्टि आपके यहाँ पे जॉब करेगी तो अच्छा कंडक्ट करेगी। ये काफ़ी बचपन से मैं इसे जानता हूँ, अच्छा इसका बिहेवियर है, ये कुछ भी रुपए की गड़बड़ी नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं कर सकती, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ गुड कंडक्ट का। तो मैं कौन हो गया, सीओटी यहाँ पर, ठीक है। अ पर्सन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनदर्स परफॉर्मेंस ऑफ एन अंडरटेकिंग इज नोन एज सीओटी। फॉर एग्जाम्पल, appearing for someone in court or paying a debt on behalf of someone। मतलब किसी के appearing for someone in court, आप कोर्ट में किसी के लिए अपीयर कर रहे हो, या आप उसके बिहाफ पे डेप्ट का पेमेंट कर रहे हो, वैसे ही सियोरिटी आप हो। इफ द क्रेडिटर्स मेक्स एनी वेरिएंस, और क्रेडिटर्स अगर कोई वेरिएंस कर दे रहा है। अब जब भी मैं कोई सेक्शंस पढ़ाता हूँ ना, तो तुम लोग क्वेश्चन आंसर पे तो देख रहे हो कि सर ने ठीक से इसको सब कुछ अच्छे से अरेंज कर के हमें दिया है, पढ़ लेंगे, रेडीमेड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चालाक बच्चे थोड़ा दिमाग लगाएंगे, जो प्रोविजन ठीक करना चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन फंसा के दे, कितना भी घुमा के दे, हमें प्रोविजन ठीक करके जाना है। तो आप जो मेन वाला आपका स्टडी मैट है ना, उसमें जाकर सेक्शन 133 खोजोगे, इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में सेक्शन 133 आप खोजोगे, उसको पढ़ोगे एक बार फिर से जाकर के, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। तो एक बार उसको पढ़ लोगे तो पूरा क्रिस्टल क्लियर कनेक्ट हो जाएगा। एक दिन में 4 या 5 सेक्शन के ऊपर मैं क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं पाता है। तो आप 3-4 सेक्शन 5 सेक्शन डेली कर ही सकते हो लॉ में। इतने ऐसा तो नहीं कि एक सेक्शन 10 पेज का है, सर कैसे याद होगा, हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री थोड़े ना, इधर तो 3 से 4 लाइन में गेम खत्म है। तो जाकर थोड़ा पढ़ो उसको भी ओपन करके कि उसमें क्या लिखा हुआ है, बैठोगे तभी होगा। इफ द क्रेडिटर मेक एनी वेरिएंस, क्रेडिटर यहाँ पर वेरिएंस कर दे रहा है। वेरिएंस करना मतलब चेंज इन द टर्म्स। बैंक का फाइनेंशियल पोजीशन खराब हुआ तो क्रेडिटर यानी बैंक ने क्या किया, अपना सैलरी में वेरिएंसेस कर दिया। इसके बारे में क्या क्रेडिटर को पहले से इन्फॉर्म किया गया, नहीं किया गया। विदाउट द कंसेंट ऑफ द सीओटी, सीओटी का इसमें कोई कंसेंट नहीं लिया गया। देन सीओटी इज डिस्चार्ज्ड एज टू द ट्रांजेक्शंस सब्सिक्वेंट टू द चेंज, यानी इस चेंज के बाद जब से सैलरी उसको 1500 रुपीज़ मिलना स्टार्ट हुआ, उसके बाद से अगर उसने कोई भी कारनामा किया है, कोई भी बैंक का मनी को, कैश को इम्बेजलमेंट किया है, इन सब के लिए क्या हो जाएगा, सीओटी अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। सीओटी अपने लाइबिलिटी से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है, इन द गिवन केस वाई इज लायबल एज सीओटी for the loss suffered by bank due to misappropriation of cash by X during the first 9 month। क्योंकि ऐसा अच्छा बोला हुआ था क्या 9 मंथ के बाद, यस 9 मंथ बोला हुआ था। फर्स्ट 9 मंथ में जो उसने कैश का चोरी किया होगा, कैश का उसने जो मिस अप्रोप्रिएशन किया है, उसके लिए X क्या हो जाएगा, उसके लिए सॉरी यहाँ पर कौन है, Y, इसके लिए Y रिस्पॉन्सिबल होगा। बट नॉट फॉर मिस अप्रोप्रिएशन कमिटेड आफ्टर द रिडक्शन इन सैलरी। सैलरी के रिडक्शन के बाद अगर कुछ मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, उसके लिए वाई यानी कि
जो सीओटी है वह रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। याद रहेगा, 3 से 4 नंबर में ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेक्शन 133 के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है। एक एक जैसा 3-3, 4-4 क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं, तो अब तो पढ़ लेना चाहिए तुम लोगों को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। मिस्टर चिंटू was appointed as site manager of ABC Construction Company on a 2 years contract at a monthly salary of rupees 50,000। चिंटू को ABC कंस्ट्रक्शन कंपनी में साइट मैनेजर के तौर पे 50,000 रुपीज पर मंथ के सैलरी पे अपॉइंट किया गया, और ये कॉन्ट्रैक्ट कितने ईयर का था? 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर के तौर पे उसे अपॉइंट किया गया। मिस्टर गणेश गेव अ सीओटी इन रेस्पेक्ट ऑफ मिस्टर चिंटूज कंडक्ट। मिस्टर गणेश बोला चिंटू हमारे पास पहले से बहुत काम कर चुका है, तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि ये अच्छा काम करेगा, अच्छा साइट मैनेज करेगा। आफ्टर 6 months द कंपनी वॉज नॉट इन पोजिशन टू पे रुपीज 50,000 टू मिस्टर चिंटू बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए और कंपनी बोला कि अभी तुमको 50,000 रुपीज़ की सैलरी मैं नहीं दे सकता हूँ। वह बोला ठीक है, मैं रिड्यूस्ड सैलरी लेने के लिए भी तैयार हूँ, मेरे को भी अभी कोई 2 साल तक जॉब नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो उसने 30,000 का सैलरी, लोअर सैलरी 30,000 का एक्सेप्ट कर लिया। दिस वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू मिस्टर गणेश, और ये सीओटी को कम्युनिकेट नहीं किया गया, ना ही सीओटी का यहाँ पर कंसेंट पहले लिया गया कि मैं आपके जो जिसका आपने सीओटी ले रखा है, जिसका आपने गारंटी ले रखा है, उसकी सैलरी हम रिड्यूस कर रहे हैं। एम्प्लॉयर एटलीस्ट उसको बता तो देता, ये भी नहीं बताया। 3 months आफ्टरवर्ड्स इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 3 महीने के बाद ये पता चला कि चिंटू हैड बीन डूइंग फ्रॉड सिंस द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। अपने अपॉइंटमेंट के टाइम से वह क्या कर रहा है? गेम कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। व्हाट इज द लाइबिलिटीज ऑफ मिस्टर गणेश ड्यूरिंग द होल ड्यूरेशन ऑफ चिंटूज अपॉइंटमेंट। चिंटू के पूरे अपॉइंटमेंट के टाइम पे मिस्टर गणेश का क्या लाइबिलिटीज होगा? गणेश का क्या लाइबिलिटीज होगा? अभी अभी प्रोविजन पढ़े हो, टिल द कितने महीने तक? 6 month। टिल द 6 month जो उसने फ्रॉड किया होगा या मिस अप्रोप्रिएशन किया होगा, उसके लिए गणेश विल बी रिस्पॉन्सिबल, गणेश विल पे द लाइबिलिटीज। लेकिन आफ्टरवर्ड्स जो उसने किया उसके लिए गणेश लायबल नहीं होगा। वही बात, सेम क्वेश्चंस यहाँ पर भी है, सेम क्वेश्चन वही है, बस नाम बदल के क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। और आपको प्रोविजन बस कितने लिखने हैं? यहीं 2 प्रोविजन लिखना है। A person who take responsibility for another performance. A person who take responsibilities for another performance is called COTs. Is called COT. और इसमें एग्जाम्पल लिखना है, लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। लिख दोगे तो अच्छी बात है। If the creditor make any variance या creditor make any change in the terms of the contract of service। आप अपने भाषा में लिखने बोलते हो ना, क्या लिख दें सर, हम अपने लैंग्वेज में लिखो, प्रोविजन मत बदलो, बात अपनी लिख दो पूरा। विदाउट द कंसेंट ऑफ द सीओटीज, देन द सीओटीज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज लाइबिलिटीज सब्सिक्वेंट टू द चेंजेज या आफ्टर द चेंजेज। चेंजेज के बाद जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसके लिए सीओटीज अपने लाइबिलिटी से क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज्ड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी हो जाएगा, सेम है। लिख लोगे इसको, एक्सप्लेनेशन तो समझ में आ जाएगा ना, अभी सेम है। अभी देखो फिर से, ए भगवान, ये देखो फिर से 5-5 क्वेश्चन सेक्शन 133 पे मिल गया। अब भी अगर सेक्शन 133 का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और नहीं लिख के आ सकोगे, एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ के मारूंगा मैं। अब तो नहीं लिख के आने का सवाल ही नहीं है। यहां लिख दोगे ना, मैं अपने पास राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा और मेरे एग्जाम्स में तो वहां जाके लिख के आ पाओगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा अगर 5 क्वेश्चन अगर एक सेक्शन के ऊपर कर रहे हो तो कम से कम 2 लिख के तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो। तो 3 को आप लिख दोगे, एक ही प्रोविजन तो बार बार लिखना है आपको, क्वेश्चन बदले रहेंगे। 5 बार मत लिखो, काम तो आसान हो जाएगा। देखो पढ़ो, M एडवांसेस टू N रुपीज 5,000 ऑन द गारंटी ऑफ P। M क्रेडिटर है, N प्रिंसिपल डेटर है, P कौन है? COT है। द लोन कैरेज इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। 10% के ब्याज पे उसने क्या दिया था? लोन दिया था। सब्सिक्वेंटली एन बिकम फाइनेंशियली इम्प्रेस्ड। एन फाइनेंशियली क्या हो गया? मतलब फाइनेंशियली बहुत उसकी स्थिति खराब हो गई। ऑन एन्स रिक्वेस्ट
एन जाकर के एम को रिक्वेस्ट किया, भैया एम रिड्यूस द इंटरेस्ट टू 6%, कि मैं इतना ज़्यादा आपको ब्याज नहीं दे पाऊंगा। पैरों में गिर गया एन, किसके? एम के। पी के पास जाता, पी को बोलता कि आप थोड़ा रिक्वेस्ट कर दीजिए, तो बात कुछ और होता। सीधे पहुंच गया, समझ मारा ना, सीधे बिना बात किए। पर एनम एंड डज नॉट शू एन फॉर 1 ईयर आफ्टर द लोन बिकम्स ड्यू। बोला कि 6% कर दिया, और ये भी बोल दिया कि डज नॉट शू एन फॉर 1 ईयर आफ्टर द लोन बिकम्स ड्यू। लोन जब ड्यू हो जाएगा उसके 1 साल बाद तक भी मैं तुमको कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। मतलब लोन का पैसा जब रिटर्न करने का टाइम हो गया, ड्यू हो गया, तब तक भी 1 साल तक मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छी बात है। एन बिकम्स इंसॉल्वेंट, एन क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। एन कौन हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। यहां पर एन बाद में पहले फाइनेंशियली इम्ब्रेस्ड था, और अब बाद में क्या हो गया? इंसॉल्वेंट ही हो गया पूरी तरह से। कैन एम शो पी, एम क्या पी को केस फाइल कर पाएगा? पी कौन है? सियोरिटी, गारंटर है, कि गारंटर भैया आप अब पैसा दे दो मेरा। अगला क्वेश्चन भी पूरा सेम तरह से है, वही लोन वाला भी है, इसमें भी रेट रिड्यूस करने का है, और वही सेक्शन 133 आपको दोबारा से रिपीट करना है। अ पर्सन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अनदर परफॉर्मेंस ऑफ एन अंडरटेकिंग इज नोन एज सियोरिटी। सियोरिटी का ये डेफिनेशन है, ठीक है ना? A person who take responsibilities for another performance of an undertaking is known as surety. For example, appearing for someone in court or paying a debt on behalf of someone. यहाँ पर तो वही है, paying a debt on behalf of someone वाला। If the creditor make any variance, creditor ने कोई variance कर दिया without the consent of the sureties, then the sureties is discharged from his liabilities subsequent to the changes. Explanation क्या है? एम अपने क्वेश्चन में कौन है? एम है। एम कैन नॉट शो पी बिकॉज द सियोरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटीज व्हेन द क्रेडिटर मेक एनी चेंज इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रिंसिपल डेटर विदाउट द कंसेंट ऑफ गारंटर, विदाउट द कंसेंट ऑफ सियोरिटी, नो मैटर वेदर द वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू द सियोरिटी और डज नॉट मेटेरियली अफेक्ट द पोजिशन ऑफ द सियोरिटी। ये बोल रहा है कि इससे कोई लेना देना नहीं इस बात से। सियोरिटी ये नहीं बोल सकता कि तुम्हारा ही तो फायदा कराया हूँ, उसने इंटरेस्ट रेट कम करवाया था तो मैं कर दिया था, अब तुमको कम ब्याज देना पड़ेगा। इससे कोई मतलब नहीं है। आपने वेरिएशन क्यों किया मेरे से बिना पूछे? समझ में आ रहा है ना? बात यहाँ पर है। नो मैटर वेदर द वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू द सियोरिटी, नो मैटर वेदर द वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू द सियोरिटी और डज नॉट मेटेरियली अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द सियोरिटी। सियोरिटी के पोजीशन को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। सेम क्वेश्चंस दोनों में लिखा गया है। देखो नाम बस बदल गया, यहाँ पर दिख रहा है ना, y के जगह पे x हो गया, मतलब सॉरी m के जगह पर y हो गया, p के जगह पर x हो गया। ये देखो, अब तो मत बोलो मेरे को पढ़ाने के लिए, वही क्वेश्चन है फिर से, सेक्शन 133। अब तो क्या मैं बोलूं, ठीक है, हो जाएगा ना ये भी। कितने क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोग 133 के ऊपर? बहुत सारा हो गया क्या? यहां से देखो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हो गए। सर अब नहीं पढ़ सकते हैं, ज़्यादा समझ में आ गया। ये समझ गए हो ना? अभी भी बाकी है, बोलो समझ गए हो? ठीक है, अभी 35 पे आते हैं। 134 सेक्शन है, फिर 136 वाला सेक्शन करेंगे। 133 के बाद 134 वाला सेक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चे, ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी फॉर अ फिक्स्ड प्राइस टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर बी विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके साथ? बी के साथ। ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी फॉर अ फिक्स्ड प्राइस टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर बी। ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी फॉर अ फिक्स्ड प्राइस टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर बी विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बी वुड सप्लाई द नेसेसरी मटेरियल टू बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में जो
मटेरियल यूज किया जाएगा, वह मटेरियल भी कौन सप्लाई करेगा? बी सप्लाई करेगा। घर कौन किसके लिए बनाएगा? बी के लिए घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ए कि तुमको एक गिवन टाइम पीरियड में 3 महीने के अंदर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बना करके कंस्ट्रक्ट करके मैं दे दूंगा। ऐसा ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और ये भी मैं सिर्फ इसको 50,000 रुपये में भी तुमको घर बना करके दे दूंगा। फिक्स्ड प्राइस भी फिक्स कर दिया, समय भी फिक्स कर दिया, और बस इसमें बातें ये रह गई थी कि रॉ मटेरियल जो सप्लाई होना था ए के पास उस घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो कौन देने वाला था? बी देने वाला था। बात समझ में आ रहा है ना? बी वुड सप्लाई द नेसेसरी मटेरियल्स टू बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। सी गारंटीज एज परफॉर्मेंस, और सी आकर के बी को बोला ना कि मैं ए के जो परफॉर्मेंस होने वाला है 3 मंथ्स में ये तुमको अच्छा सा घर बना करके देगा, इसकी मैं परफॉर्मेंस की गारंटी ले रहा हूं, ठीक है, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बी डज नॉट सप्लाई द मटेरियल एज पर द एग्रीमेंट, लेकिन बी बेचारा मटेरियल ही नहीं सप्लाई किया। अब ए कैसे घर बनाएगा? सपनों का महल बनाएगा? ऐसे घर बना के रख देगा? ऐसे मटेरियल तो चाहिए उसके लिए। बी का गारंटी तो बी ले लिया था, लेकिन उसने मटेरियल ही सप्लाई करने में डिफॉल्ट कर दिया। इज सी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, तो क्या यहां पर सी अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होगा? अब बदल जाएगा यहां पर सेक्शन प्रोविजंस। देखो अ पर्सन, सेक्शन 134 क्या बोलता है? अ पर्सन हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनदर परफॉर्मेंस ऑफ एन अंडरटेकिंग इज नोन एज सीओटी। वही वाला है, सेक्शन 133 वाला ही लाइन रिपीट हो रहा है ना? यहां तक तो वही सीओटी है। फिर से काम आसान हो गया तुम लोगों का। The problem as given in question is based on the provision of Indian Contract Act 1872 as given in question number as given in section 134. The COT is discharged by any contract between the creditor and principal debtor by which principal debtor is released. ये मैं कॉपी पे लिखवाया हूं तुम लोगों को, अगर कॉपी चेक कर लोगे तो मैंने सेक्शन 134 कॉपी पे बोल के लिखवाया था। समझ में आ रहा है ना? चेक करोगे, कॉपी पे मैंने लिखवाया था, क्योंकि आप मेरे मैट में ये और कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ था जो मैंने लिखा था, तो मैंने आसान करके उस दिन लिखवाया था, ठीक। द सिक्योरिटी डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर्स बाय विच द प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज्ड और बाय एनी एक्ट और ओमिशन फॉर द क्रेडिटर। यहां पे गारंटी क्रेडिटर ने लिया था, लेकिन क्रेडिटर के एक्ट या ओमिशन के वजह से, क्रेडिटर के एक्ट या ओमिशन की वजह से प्रिंसिपल डेटर्स जो था वह अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाया कॉन्ट्रैक्ट का, देन ऐसे सिचुएशन में सिक्योरिटीज विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, द लीगल कंसिक्वेंसेस ऑफ विच इज डिस्चार्ज द प्रिंसिपल डेटर्स, द लीगल कंसिक्वेंसेस ऑफ विच इज डिस्चार्ज द प्रिंसिपल डेटर्स। इसका लीगल कंसिक्वेंसेस क्या है कि सीओटी जब अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है, सीओटी अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज इसलिए हो जाता है कि प्रिंसिपल डेटर भी लीगल कंसिक्वेंसेस के अकॉर्डिंग अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। तुम भाई रॉ मटेरियल ही मेरे को नहीं सप्लाई दिया तो मैं कैसे घर बनाऊंगा? तो अपने लाइबिलिटी से कौन डिस्चार्ज हो गया? प्रिंसिपल डेटर। और जब प्रिंसिपल डेटर अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्रेडिटर भी अपने लाइबिलिटी से क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। सो इन द गिवन केस B omit to supply the timber या B omit to supply the raw material, so in this case C is discharged from his liabilities also. C भी अपने लाइबिलिटी से क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक। बच्चों आज यहीं तक रहने दो, हम लोग आज 10 क्वेश्चन कर लिए हैं लगभग देखो तो मिला करके, ठीक है, और फिर इसको अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।